अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा 25 लेक्चर है बेसिक फिजिक्स पर, जिसमें हम आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसमें डिस्कस किया था। ये एप्लीकेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो उससे आप प्रीवियस लेक्चर से वो दोनों टॉपिक्स देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम जो आज पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह इसमें हम इनको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। है हमारे कोर्स टॉपिक की आज की आइसोकोरिक प्रोसेस। एक्सप्लेनेशन इसकी हम देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है इसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्चुअली में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने आइसो थर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था, और आज हम पढ़ रहे हैं आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है हमारे पास? अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस taking place at constant volume is known as the isoporic process। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो, यानी कि जो पहले हमने पढ़ा था आइसोथर्मल उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, जो एडियाबैटिक हमने पढ़ा उसमें हीट कांस्टेंट थी, और इसमें हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आइसो सेम यानी कि कांस्टेंट और कोरिक में वॉल्यूम। तो ये ऐसा प्रोसेस है, इसके नाम से आपने याद रखना है कि ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं। इज नोन एज द आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज एन आइसोमेट्रिक प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको कोई जो है वो एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि आइसोमेरिक प्रोसेस कौन सा है, नीचे ऑप्शन में आपके पास हो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट हीट, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसमें फिर आप देखें तो आइसोमेट्रिक आपको याद होना चाहिए कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है हम जिसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हैं उसको हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कह सकते हैं और आइसोकोरिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये तीनों नेम्स जो हैं वो इसी प्रोसेस के हैं। द टर्म आइसोकोरिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइसो मीनिंग कांस्टेंट और इक्वल एंड कोरिक मीन बेस और वॉल्यूम। अब इसके मीनिंग भी बता दिए गए हैं यहाँ पे कि आइसो मीन क्या होता है, कांस्टेंट होता है या इक्वल कहते हैं, सेम भी कह सकते हैं, एंड जो कोरिक है उसका मीन स्पेस या वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम भी वही है ना, जो चीज़ जगह घेरती है उसको हम कहते हैं स्पेस को। तो ये स्पेस और वॉल्यूम भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट भी हमने इसको डिफाइन किया कि आइसोकोरिक का मतलब क्या है, किस तरह का प्रोसेस होगा जिसमें हम वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंट लें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास एक एग्जांपल है आइसोकोरिक प्रोसेस की। इसमें अगर आप देखें कि आपके पास दो सिलेंडर, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है कांस्टेंट है, इसका प्रेशर P1 है, पिस्टन ऊपर लगा हुआ, इसका प्रेशर P2, कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर है। ये देखें कि स्पेस जो है वो सेम है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा अगर हम क्लोज सिस्टम में, ये क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, पिस्टन लगा इंसुलेटेड के पास है, या प्लेन, तो ये क्लोज आपके पास सिस्टम है। तो इसका जो क्लोज सिस्टम का वर्क डन हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, W इक्वल टू डेल्टा W इज इक्वल टू, लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाया था कि इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो ये हमारे पास था वर्क डन फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है, फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखें जब अगर हमारे पास ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है प्रेशर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब कि जो आपके पास टर्म है डेल्टा V वो विच इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। अगर वो जीरो है तो इट्स मीन कि जो आपके पास इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें कि आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा W विच इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, जो है आपके पास कांस्टेंट है यानी कि जीरो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, डेल्टा W विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा W इक्वल टू जीरो, यानी कि इस पे जो वर्क डन है वो इक्वल टू जीरो है, कोई भी इस पे वर्क डन जो है वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे पास है कांस्टेंट वर्क डन है। अब इसको अगर हम कहें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जैसे हमने एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म लिखी है कि हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है वो इसके इक्वल होता है, हीट कांस्टेंट होती है, हीट वाली हो जाती है और बाकी आ जाती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपके पास क्या होता है,
डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, अब इसमें अगर वैल्यू हम पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, Q इक्वल डेल्टा U। W तो हमारे पास क्या हो गया, क्लोज सिस्टम, वॉल्यूम जीरो, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, तो जिसकी वजह से उसने क्या किया, वर्क डन भी हमारे पास क्या कर दिया, जीरो। तो यानी कि जो आपके पास हीट एनर्जी होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या फॉर्म बन जाएगी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U। तो ये है आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस में द फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन आती है। यानी कि ये किस पे डिपेंड करेगा, जस्ट टेम्परेचर, इसको हीट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो हीट की वजह से इस पे गैस पे जो है वो वर्क डन होगा। ठीक है, तो वो जो है उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और इसमें वर्क डन इसका क्या है, ज़ीरो है। तो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी किस में चेंज हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इसी तरह से प्रेशर आपके पास P1 है और P, प्रेशर जरूर चेंज होगा, यहाँ पे वॉल्यूम आपका क्या है, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर आपके पास पहले P1 है, P2 वो किस वजह से चेंज होगा, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जो गैस है वो इस पर जो है वो पिस्टन की तरफ जो है वो फोर्स अप्लाई करेगी, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसको बैलेंस कर देगा, जो वाल्स है इंसुलेटेड बना दी जाए। तो ये आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस में है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है, जिसमें लिखते हैं Q इक्वल टू डेल्टा और वर्क डन इक्वल टू जीरो और वॉल्यूम इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस की। थोड़ी सी हमने अभी एक्सप्लेनेशन देखी है विद द डायग्राम। अब ये उसकी एग्जांपल है। A good example of an isocoric process is the ideal Otto cycle. आइडियल ऑटो साइकिल है वो इसकी गुड एग्जांपल है आइसोकोरिक प्रोसेस की। इन दिस, अब इस प्रोसेस में क्या होता है जो ऑटो साइकिल है, व्हेन द गैसोलीन एयर मिक्सचर इज बर्न इन अ कार इंजन। ठीक है, अब कार आपके पास कार का इंजन है, ठीक है, बर्न करता है, उसमें जो है वो मिक्सचर जो है वो गैसोलीन एयर का मिक्सचर जो है बर्न होता है कार इंजन में। जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द इंजन, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम का कंटेन जो है वो कांस्टेंट रहता है। मीन वाइल द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स एक्जैक्टली द सेम, लेकिन उसका गैस जो है रिमेन एक्जैक्टली द वॉल्यूम ऑफ द गैस सेम, लेकिन उसका गैस का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये जस्ट बताया गया है कि कार्स का जो इंजन होता है, अब आप देखते हैं ड्राइव करते हैं, ठीक है, अब उसमें पेट्रोल आप लेते हैं, ठीक है, पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसोलीन है मिक्सचर, ये भी आप इस तरह से कह सकते हैं। पेट्रोल यूज करके आप उसको ड्राइव करते हैं, ठीक है, जैसे पेट्रोल खत्म है आप कार ड्राइव नहीं कर सकते। इसी तरह से वो कार के इंजन में गैसोलीन एयर मिक्सचर है वो बर्न होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करता है इनसाइड द, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है। ऑन द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, अब अगर आपसे कहा जाए कि पीवी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें, तो पीवी डायग्राम का मतलब है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, an isocoric process appears as a separate vertical line, its thermodynamic conjugate and isobaric process would appear as a separate process। अब ये इसका क्या मतलब है कि देखें, जब आपके पास पीवी डायग्राम हमेशा जब आप लेंगे तो वी को आप एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, यानी कि हॉरिजेंटली लेंगे, और जो आपके पास प्रेशर होगा वो आप वर्टिकली लेते हैं उसके वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग, ये आप लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। अब बात यहाँ पे हमने किया आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो इसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम की ये लाइन है, यहाँ पे अगर इसको हम
स्केल ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास 1 2 3 4 ये वॉल्यूम का है, और ये आपके पास प्रेशर का स्केल होगा, 5 स्केल होगा 1 2। अब जो प्रेशर है वो इसका चेंज होगा जब बर्न करेगा गैसोलीन या मिक्सचर, लेकिन वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम लेट्स सपोज के 2 पर है तो वॉल्यूम ये 2 ही रहेगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस की एग्जांपल होगी, जिसमें आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है उसमें आपके पास क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर 4 है यहाँ पे प्रेशर हमारे पास, तो ये प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है यहाँ पे देखें 1 2, लेकिन ये वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, जैसे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने देखा, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है। तो नेक्स्ट आप देखें हमारे पास है आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, इसकी हम डेफिनेशन देख लें। An isobaric process is a thermodynamic process taking place at constant pressure। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर पर हम लेते हैं। अब 4 प्रोसेस हो गए हैं, ठीक है, चारों से रिलेटेड आपको कोई भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि इनका क्या है, उन्हीं से आप जो है वो फर्दर के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आइसो मीन सेम, बैरिक मीन प्रेशर, ठीक है। तो इसी तरह से आइसोकोरिक मीन वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल मीन टेम्परेचर कांस्टेंट, और एडियाबैटिक मीन हीट कांस्टेंट। तो ये 4 प्रोसेस है, बार बार इस तरह से रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद। तो ये ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें जो है वो ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है, इसमें हम कांस्टेंट प्रेशर पे जो है प्रोसेस करवाते हैं। द टर्म आइसोबैरिक हैज बीन derived from the Greek word is iso and baric, meaning equal pressure। iso means equal या सेम या कांस्टेंट, और baric means pressure, तो ये इक्वल प्रेशर पर होते हैं। एज सच दैट द कांस्टेंट प्रेशर इज obtained when the volume is expanded or contracted। वॉल्यूम को हम एक्सपेंड करके या कॉन्ट्रैक्ट करके आप कांस्टेंट प्रेशर जो है वो उसका ले सकते हैं, यानी कि ये अगर आपके पास एक सिलेंडर है तो इसका जो है इतना वॉल्यूम है आपके पास, इसका प्रेशर जो है अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, उससे नॉक करवाएंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, या ऊपर से कंप्रेस करके इसको, कि अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि प्रेशर हो गया, आप इसको मेंटेन करेंगे कंप्रेस करके पिस्टन को, तो वो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, या उस वजह से आप इसकी जो है वो वैल्यू जो है वो प्रेशर को कॉन्स्टेंट ले, इस तरह से करें। ज़रा सा भी इसमें वॉल्यूम प्रेशर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करने लगे तो आप आज को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करके कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे। तो इस तरह का ये जो प्रोसेस होता है वो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, जो कांस्टेंट प्रेशर पर देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डायग्राम P डेल्टा V विच इज इक्वल टू वर्क डन, आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब इसमें हम वही जो क्लोज सिस्टम के लिए मैंने आप लोगों को बताया था में, कि अब यहाँ पे देखें आपके पास वर्क डन किसके इक्वल होता है, पारा सिलेंडर क्लोज सिस्टम P डेल्टा V, थर्मोडायनामिक्स में हम लिखते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स में वैसे हम एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी लेते हैं। जब थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन की बात की जाती है तो वो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये वर्क डन किसके होता है, P डेल्टा V। अब यहाँ पे आइसोबैरिक है, प्रेशर को हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट, लेकिन V जो है वो चेंज होगा, दैट फोर्स चेंज हो रहा है क्या, V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन प्रेशर इसमें क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे वर्क डन आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, W इक्वल टू P आपके पास कांस्टेंट है, यानी कि डेल्टा P, अगर आप डेल्टा P नहीं कहेंगे तो कांस्टेंट है, इसलिए चेंज में वो कांस्टेंट रहेगा, तो P इज इक्वल टू 0 आप अगर इसको लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन
पी, इसको पहले इस तरह से हम लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है, हम इसको जीरो इक्वल V2 माइनस V, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम में चेंज है, V2 माइनस V1। तो प्रेशर कांस्टेंट जो होगा उसको हम बाहर निकालेंगे, लेकिन ये आपके पास V2 माइनस V1 इस फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम किस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा W विच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा उसमें आपके पास आ जाता है Q इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इसके एक बार आता है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखने पर देन किसके इक्वल आ रहा है, P इंटू V2 माइनस V1। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू लगा इसमें पुट कर, तो ये आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू V2 माइनस V1। तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म है, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि एडियाबैटिक। अब इसकी ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन से अगर आप इसको देखें एक्सप्लेन करें, तो ये आपके पास ये देखिए पीवी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे प्रेशर वाले में, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखने वाई एक्सिस के प्रेशर को ले रहे हैं और एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाले, तो ये डेल्टा V यानी कि चेंज इन वाले को शो कर रहा है। तो ये इतना एरिया होगा, वर्क डन होगा इसमें, ठीक है। इसलिए जो है वो हम वर्क डन को जो है वो जीरो इक्वल यहाँ पे नहीं लेते। जैसे डेल्टा V था चेंज वाला पूरा जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है आइसोकोरिक में, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर से जब, तो वो जीरो कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं ये कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी जिसकी वजह से इसमें जो है वो चेंज आएगी। ये प्रेशर आपके पास ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है जिसको शो कर रहा है A से B तक, लेकिन ये आपके पास वाला है यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पर आपके पास क्या है वाला V2। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म क्या बन जाएगी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू V2। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस की, इसमें भी आप उसको एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकली फॉर्म में लिख सकते हैं और इस तरह से वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें एन एग्जांपल ऑफ द आइसोबैरिक प्रोसेस इंक्लूड द बॉइलिंग ऑफ वाटर टू स्टीम और द फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस। तो यहाँ पे ये देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या करते हैं, अगर वाटर को हम बॉयल कर रहे हैं तो वो स्टीम और द फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस। अब हम वाटर को दो तरह से कन्वर्ट ले रहे हैं, एक तो वो भाप, ठीक है, वेपर्स बन के जो है वो चले जाएगा, ठीक है, वाटर जब आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड जो है फ्रीज आप वाटर को कर सकते हैं आइस की फॉर्म, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो एक आइसोबैरिक प्रोसेस की एग्जांपल है जिसमें हम प्रेशर जो है वो कांस्टेंट लेते हैं। इन दिस प्रोसेस a gas either expands or contracts to maintain constant pressure, ठीक है।
यहाँ पे अगर देखें वाटर को वो एक्सपेंड करके आइस में चेंज कर रही है, ये स्टीम जो है सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करके आइस में चेंज कर रही है, यहाँ पे स्टीम बन के वो जो है हवा में जो है वो एयर में जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने सिस्टम के अंदर जो है वो प्रेशर को मेंटेन कर रही है, कांस्टेंट कर रही है, एक्सपेंड करके या कॉन्ट्रैक्ट करके। कांस्टेंट प्रेशर है, हेंस द नेट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अब नेट अमाउंट ऑफ वर्क फिर ऑन द सिस्टम, अभी देखें जब एक्सपेंड करेगी वो फायदा जो गैस है वो करेगी सिस्टम के ऊपर, ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होगी वो ऑन द सिस्टम होगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट लिक्विड is partially used in increasing the temperature heating and partially used in your external work। अब जो हीट क्यू है, जो हीट है वो हम यूज कर रहे हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए और वर्क डन करने के लिए। हम हीट उसको स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उस सिलेंडर के अंदर वो क्या करेंगे, पिस्टन को जो है वो मूव करवाएंगे या वाटर को वेपर्स में तब्दील करेंगे। तो इस तरह से वो जो गैस है वो वर्क डन करेगी। बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन मेथड, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये आपके पास हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप थ्रू अ कैंडल इसमें बॉयल कर रहे हैं वाटर को। जैसे ही आप उसका जो है ढक्कन से आप ओपन करते हैं तो वो जो वेपर्स हैं वो हवा में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रेशर को जो है मेंटेन करती है बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल है आइसोबैरिक प्रोसेस। लास्ट में ये हमारे पास रेफरेंस बुक्स है जिससे आप इस टॉपिक को जो है वो सर्च कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कुछ अंडरस्टैंडिंग में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।